वेलकम बैक एवरीवन। प्रैक्टिस सेट नंबर ये 79 है। ये टेस्ट सीरीज यूपीपीएससी आरओ एआरओ के लिए चल रही है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम 20 जीएस के प्रश्नों पर। इस टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहां पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर जो भी नया टेस्ट आएगा वहां तक पहुंच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर बना है यहाँ पर। यमुना नहर, पूर्वी यमुना नहर उत्तर प्रदेश के किस जिले से निकलती है? पूर्वी यमुना नहर निकलती है उत्तर प्रदेश के सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट से। ए है इसका आंसर। देखिए, पूर्वी यमुना नहर जो है उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले से निकलती है। इस नहर का निर्माण शाहजहां ने वर्ष 1631 में शुरू किया था। उसके बाद अंग्रेजों ने 1830 में यह काम पूरा किया। और इस नहर की कुल लंबाई कितनी है? 1440 किलोमीटर। इस टेस्ट सीरीज की आप फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हो, नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। ठीक है, काफ़ी समय से ऑफर है 149 में। इतना कम इसने रखा है तभी ताकि सभी लोग इसको इजीली अफोर्ड कर सकें। तो ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम ग्रुप को। दूसरा प्रश्न है ज्योग्राफी का। विश्व का सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है जिसका नाम माजुली है, ठीक है, उसका नाम बताइए। माजुली ये भी अपने आप में एक प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस नदी से जुड़ा हुआ है? माजुली द्वीप जुड़ा हुआ है ब्रह्मपुत्र नदी से। ए है इसका आंसर। देखिए, माजुली जो है न केवल भारत न केवल एशिया बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जहाँ लोग रहते हैं। यह असम राज्य में स्थित है, भारत में, और अपने आप में एक जिला है माजुली। इसका निर्माण ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी सहायक नदियों के मार्ग परिवर्तन के कारण हुआ है। यह राष्ट्रीय जलमार्ग 2 पर स्थित है जो ब्रह्मपुत्र नदी का एक हिस्सा है। यह ब्रह्मपुत्र नदी और सुबनसिरी नदी से घिरा हुआ है माजुली द्वीप। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हमारे पड़ोसी देश नेपाल से निकलती है? नेपाल से निकलने वाली नदी इनमें तो एक ही है, राप्ती नदी। देखिए, राप्ती नदी हमारे पड़ोसी देश नेपाल से निकलती है। राप्ती नदी दो में से एक को दर्शाती है। ठीक है, पूर्वी राप्ती नदी और पश्चिमी राप्ती नदी। पूर्वी राप्ती नदी की बात करें तो यह नेपाल के चितवन घाटी में बहने वाली एक छोटी नदी है। पूर्व से पश्चिम की ओर बहते हुए यह चितवन राष्ट्रीय उद्यान की उत्तरी सीमा बनाती है जो संरक्षित क्षेत्र के भीतर नारायणी नदी में भी मिलती है। यह महाभारत श्रेणी से होकर गुजरती है। तो ये तो हो गई पूर्वी राप्ती नदी। अब पश्चिमी राप्ती नदी पर आ जाइए। यह नेपाल और भारत दोनों देशों में अवस्थित है। यह नदी नेपाल के राप्ती क्षेत्र से बहते हुए मध्य पश्चिमी क्षेत्र से भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के अवध और पूर्वांचल क्षेत्रों में बहती है। और अंत में यह गंगा के बाएं किनारे की प्रमुख सहायक नदी घाघरा में मिलती है जिसे नेपाल में करनाली के नाम से जाना जाता है। तो ये वाली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी सहायक नदियां हैं लुंगरी खोला, झिमरुक खोला, अमी नदी और रोहिणी नदी। हिमाचल प्रदेश में जो मणिकरण है वो किसके लिए जाना जाता है? हिमाचल प्रदेश में मणिकरण जाना जाता है किसके लिए? वो जाना जाता है भूतापीय ऊर्जा के लिए। मणिकरण भूतापीय ऊर्जा यानी जियोथर्मल के लिए जाना जाता है, जो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में पार्वती नदी पर पार्वती घाटी में स्थित है। भारत में महत्वपूर्ण भूतापीय ऊर्जा स्थल यदि हम देखें तो छत्तीसगढ़ में है तत्तापानी, जम्मू कश्मीर में है पुगा, गुजरात में है कैम्बे ग्रेवेन, झारखंड में सूरजकुंड है और जम्मू और कश्मीर में है चुमाथांग। क्वेश्चन नंबर 5, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव कीजिए। सूची 1 में है झीलें, सूची 2 में है वो झीलें जिस राज्य में होंगी। कलीबेली कहाँ पर है, खजियार कहाँ पर है, और खेचो पलरी कहाँ पर, बेम्बनाद कहाँ पर? बेम्बनाद जो है वो केरल में, कलीबेली तमिलनाडु में है, खजियार सभी को पता होगा हिमाचल प्रदेश में, और खेचो पलरी है सिक्किम में। ठीक है, जो कलीबेली है वो तमिलनाडु में है, कलीबेली तमिलनाडु में है। और खजियार जो है हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में स्थित है। खजियार एक मध्य ऊंचाई वाली झील है और झील का नाम हिमाचल प्रदेश के मंदिरों के देवता खज्जी नाग के नाम पर पड़ा। खेचोपल्ली झील की बात करें तो सिक्किम में स्थित है और झील को खाचोट पलरी के नाम से जाना जाता है। बेम्बनाद पर आ जाइए। बेम्बनाद जो झील है वो भारत की सबसे लंबी झील है और केरल राज्य की सबसे बड़ी झील है। यह पश्चिम बंगाल में सुंदरबन के बाद भारत में दूसरा सबसे बड़ा रामसर स्थल है।
क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव कीजिए। सूची 1 में है जलप्रपात और सूची 2 में है जिस राज्य में वो होंगे। बरकना जलप्रपात, दूधसागर जलप्रपात, दुदुमा जलप्रपात, किलियूर जलप्रपात। दूधसागर जलप्रपात गोवा में, ठीक है। बी का हो गया 4। क्या एक से एलिमिनेट हो रहा है? हो गया एक से एलिमिनेट। ए का हो गया 3, बी का हो गया 4, सी का हो गया 2, डी का हो गया 1, ठीक है। यानी बरकना जो जलप्रपात हो गया वो कर्नाटक में हो गया, दूधसागर जलप्रपात गोवा में हो गया, और दुदुमा जलप्रपात हो गया उड़ीसा में, और किलियूर जलप्रपात हो गया तमिलनाडु में। तो ए है इसका आंसर 3 4 2 1। जलप्रपात बरकना जलप्रपात कर्नाटक में, दूधसागर गोवा में, दुदुमा ओडिशा में, किलियूर तमिलनाडु में। तिपाई मुख बांध भारत और निम्नलिखित में से किस एक के बीच विवादास्पद मुद्दा है? निम्नलिखित देशों में से किस एक के बीच विवादास्पद मुद्दा है? तिपाई मुख बांध भारत और बांग्लादेश के बीच में। ए है इसका आंसर। देखिए, तिपाइर मुख बांध भारत और बांग्लादेश के बीच एक विवादास्पद मुद्दा है। तिपाइर मुख बांध मणिपुर में बराक नदी पर एक प्रस्तावित तटबंध का बांध है। इसे पहली बार 1984 में कमीशन किया गया था और बांध का उद्देश्य है बाढ़ नियंत्रण और जल विद्युत उत्पादन। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है, मतलब कौन सा कथन सही है? 3 भी सही हो सकते हैं, तो डी आंसर हो सकता है। चंबल नदी यमुना की सहायक नदी है। नर्मदा नदी जो है मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक में स्थित नर्मदा कुंड से निकलती है। सोन नदी का जो उद्गम स्थल है वो मध्य प्रदेश में अमरकंटक के पास है। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, तीनों की तीनों करेक्ट है। डी है इसका आंसर, उपरोक्त सभी। ठीक है, चंबल नदी जो है वो यमुना की सहायक नदी है। यह मध्य प्रदेश के पश्चिमी राज्य मऊ के दक्षिण में विंध्याचल रेंज में निकलती है। और नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक में स्थित नर्मदा कुंड से निकलती है। नर्मदा की प्रमुख सहायक नदियां देखें तो वरना, तवा, कनार, कोलार, मान, हटनी, उरी, सक्कर। सोन नदी गंगा नदी की प्रमुख दक्षिणी सहायक नदियों में से एक है। सोन नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश में अमरकंटक के पास है। तो तीनों के तीनों कथन सही है, इसलिए डी आंसर है। बेनगंगा नहर मध्य प्रदेश के किस जिले में सिंचाई बेनगंगा नहर से मध्य प्रदेश के किस जिले में सिंचाई की जाती है? बेनगंगा नहर से मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में सिंचाई की जाती है। डी है इसका आंसर। बेनगंगा नदी, इस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के सिवानी जिले में महादेव पहाड़ियों से होता है। इसे बेनगंगा के नाम से जाना जाता है। इस नदी की जो लंबाई है वो 569 किलोमीटर है। यह गोदावरी की प्रमुख सहायक नदी है, बेनगंगा। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है? ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत मतलब रिन्यूएबल एनर्जी। लकड़ी तो पारंपरिक स्रोत है, पेट्रोल, डीजल, कोयला ये सब पारंपरिक स्रोत हैं। पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, बायोमास, जियोथर्मल ये सब गैर पारंपरिक स्रोत हैं। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। तो गैर पारंपरिक जो ऊर्जा के स्रोत हैं, ठीक है, वो हैं सौर ऊर्जा, पनबिजली, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोमास। ठीक है, यानी सोलर एनर्जी, हाइड्रो पावर, विंड एनर्जी, बायोमास, जियोथर्मल और टाइडल। टाइडल होती है ज्वारीय ऊर्जा, ठीक है, जो समाप्त नहीं हो सकते। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? और जो अनादिकाल से चले आ रहे हैं वो हो गए ऊर्जा के परंपरागत स्रोत, जैसे कि कोयला एक दिन खत्म हो जाएगा, पेट्रोल डीजल खत्म हो जाएंगे, प्राकृतिक गैस खत्म हो जाएगी। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र महाराष्ट्र में, काकरापार परमाणु ऊर्जा केंद्र गुजरात में, कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कर्नाटक में, नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र उत्तर प्रदेश में। तारापुर महाराष्ट्र में ठीक है, काकरापार परमाणु ऊर्जा केंद्र गुजरात में सही है, कुडनकुलम तमिलनाडु में, कर्नाटक में नहीं है, नरोरा उत्तर प्रदेश में, ठीक है, सी है इसका आंसर। देखिए, काकरापार जो परमाणु ऊर्जा केंद्र है 1993 में गुजरात में है, ठीक है, स्थापित हुआ था। कलपक्कम तमिलनाडु परमाणु ऊर्जा केंद्र 1984 में तमिलनाडु में हो गया है। नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र 1991 में उत्तर प्रदेश में। कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र सन 2000 में कर्नाटक में। राजस्थान परमाणु ऊर्जा केंद्र 1973 में राजस्थान में। तारापुर परमाणु ऊर्जा के 1969 महाराष्ट्र। कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र 2013 तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। एक निश्चित समय पर लिंग और आयु के आधार पर जनसंख्या के विभाजन को दर्शाने वाले आरेख को डैश के रूप में जाना जाता है?
इसको जाना जाता है जनसंख्या पिरामिड के रूप में। देखिए, जनसंख्या पिरामिड देश में रहने वाले लोगों की कहानी कहता है, जैसा कि यह विशिष्ट देश के पुरुषों और महिलाओं की संरचना को दर्शाता है। जनसंख्या पिरामिड देश की आयु के अनुसार संरचना को दर्शाता है। इसमें कामकाजी उम्र की आबादी के साथ साथ देश की आश्रित आबादी भी शामिल है। जनसंख्या पिरामिड किसी क्षेत्र के भविष्य के अध्ययन के साथ साथ ऐतिहासिक और वर्तमान जनसंख्या प्रवृत्तियों की जांच के लिए उपयोगी होती है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन भारतीय रेलवे की सबसे पुरानी उत्पादन इकाई है? भारतीय रेलवे की जो सबसे पुरानी उत्पादन इकाई है वो है कौन सी है इनमें से? चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स पश्चिम बंगाल के चितरंजन में स्थित है। आसनसोल से 32 किलोमीटर। उत्पादन 26 जनवरी 1950 को शुरू हुआ और 1 नवंबर को चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स कारखाने से पहला स्टीम लोकोमोटिव निकला, स्टीम इंजन। पहले इसे लोकोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग वर्क्स के रूप में जाना जाता था। इसका नाम बदलकर 1 नवंबर को बंगाल के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी देशबंधु चितरंजन दास को श्रद्धांजलि के रूप में रखा गया था। एडिशनल इंफॉर्मेशन मतलब जो दूसरे विकल्प थे, जैसे कि रेल कोच फैक्ट्री या रेल व्हील फैक्ट्री, जिसे पहले व्हील एंड एक्सल प्लांट के नाम से जाना जाता था, बेंगलोर कर्नाटक में स्थित है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो है वो पेरम्बूर चेन्नई में स्थित है, जो भारत की सबसे तेज ट्रेन है, जिसको ट्रेन 18 या वंदे भारत एक्सप्रेस के रूप में जाना जाता है, इसी ने विकसित की है वो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ने। और जो डीजल लोकोमोटिव वर्क्स है वो भारत के वाराणसी में भारतीय रेलवे के स्वामित्व वाली एक उत्पादन इकाई है, जो डीजल इलेक्ट्रिक इंजनों और उनके स्पेयर पार्ट्स का निर्माण करती है। सब याद रखिएगा ये। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग जिसका नाम है अटल सुरंग मनाली को डैश से जोड़ती है? कुल्लू शिमला जम्मू लाहौल स्पीति। अटल टनल मनाली को लाहौल स्पीति से जोड़ती है, डी है इसका आंसर। अटल टनल या अटल सुरंग 3 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के मनाली में अटल सुरंग, दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग का उद्घाटन किया। 9.02 किलोमीटर लंबी, याद रखना, 9.02 किलोमीटर। किसने किया इसका निर्माण? सीमा सड़क संगठन बीआरओ ने किया है 3,300 करोड़ रुपए की लागत से। यह सुरंग मनाली और लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ती है। 15वां प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या दर्ज नहीं की गई थी? ठीक है, यानी एससी आबादी बिल्कुल ना के बराबर है ही नहीं, वो है नागालैंड में। ए है इसका आंसर। तो यह है राज्य केंद्र शासित प्रदेश। अनुसूचित जाति जनजाति का अनुपात 2011 की जनगणना के अनुसार नागालैंड में 0 है। और इसके विपरीत एसटी आबादी देखें, अनुसूचित जनजाति तो सर्वाधिक है, 89.1%। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक समापनीय किंतु नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है? ठीक है, वो खत्म हो जाएगा एक दिन लेकिन नवीकरणीय भी है, तो उसका उपयोग जो है वो ठीक से करना है। ठीक है, बर्बादी नहीं करनी है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिन्यूएबल व्हाट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज? कौन सा है इसमें? ये है वाटर इज यूजेबल कंडीशन, मतलब उपयोज्य स्थिति में जल। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। देखिए, प्राकृतिक संसाधन दो प्रकार के होते हैं, समापनीय जो एक दिन समाप्त हो जाएंगे, और असमापनीय। ठीक है, क्षयकारी या समापनीय संसाधन। प्राकृतिक संसाधन जो सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं, उदाहरण में कोयला हो गया, ठीक है, प्राकृतिक गैस हो गई, पेट्रोलियम हो गए, लकड़ी हो गई, खत्म हो जाएंगे एक दिन। असमापनीय संसाधन प्राकृतिक संसाधन जो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। ये नवीकरणीय संसाधन है जिन्हें पुनर्नवीकरणीय या फिर से भरा जा सकता है। और सौर ऊर्जा एक अक्षीय और असमापनीय संसाधन है, ये उदाहरण हो गया। जल एक नवीकरणीय लेकिन क्षयकारी संसाधन है, बिना किसी सोच विचार के उपयोग करने पर यह एक दिन समाप्त हो सकता है, तो बर्बादी मत कीजिए जल की। ये प्रश्न कई बार एग्जाम्स में पूछा गया। भारत में स्थिर जनसंख्या वृद्धि किस अवधि या किन दशक या दशकों को निर्दिष्ट करती है?
स्थिर जनसंख्या वृद्धि जो है वो दर्शाती है 1901 से 1951। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। देखिए दशक 1901 से लेकर 1951 इसे स्थिर जनसंख्या वृद्धि की अवधि के रूप में जाना जाता है। 1901 से 1921 की अवधि इसे भारत की जनसंख्या के विकास के स्थिर या स्थिर चरण की अवधि के रूप में जाना जाता है। 1951 से 1981 इसे भारत में जनसंख्या विस्फोट की अवधि के रूप में जाना जाता है, जो मृत्यु दर में तेजी से गिरावट लेकिन देश में जनसंख्या की उच्च प्रजनन दर के कारण हुई थी। ठीक है, 1981 के बाद से वर्तमान तक देखें तो देश की जनसंख्या की वृद्धि दर हालांकि उच्च बनी हुई है लेकिन धीरे धीरे धीमी होने लगी है। ऐसी जनसंख्या वृद्धि के लिए अपरिष्कृत जन्म दर में गिरावट को जिम्मेदार माना जाता है। विटिकल्चर शब्द का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? शहद उत्पादन, रेशम उत्पादन, ऊन उत्पादन या अंगूर उत्पादन। विटिकल्चर का इस्तेमाल करेंगे हम अंगूर उत्पादन के लिए। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। देखिए विटिकल्चर अंगूर की खेती और कटाई है। जब अंगूर का उपयोग विशेष रूप से शराब उत्पादन के लिए किया जाता है तो अंगूर के अध्ययन को विनिकल्चर भी कहा जा सकता है। विनिकल्चर और विटिकल्चर दोनों ही हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत आते हैं। विज्ञान और खोज के रूप में विटिकल्चर तब तक अस्तित्व में है जब तक मनुष्य शराब बनाते और पीते रहेंगे। शहद उत्पादन जो है वो एपीकल्चर के अंतर्गत आता है। रेशम उत्पादन सेरीकल्चर के अंतर्गत आता है। ये मैच वैच करने के लिए पूछ लेता है एग्जाम्स में। क्वेश्चन नंबर 19, दो स्टेटमेंट निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला कथन है सर लुई पाश्चर ने मलेरिया के संचरण पर काम किया। डेंगू बुखार नर एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। यहाँ मलेरिया होता है तब भी गलत हो जाता है क्योंकि मलेरिया मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने के कारण होता है और डेंगू बुखार होता है इंडीज इजिप्टी के कारण। और लुई पाश्चर नहीं बल्कि रोनाल्ड रास ने मलेरिया के संचरण पर काम किया था। दोनों के दोनों गलत हैं। डी है इसका आंसर। सर रोनाल्ड रास ने मलेरिया के संचरण पर काम किया। उन्होंने पाया कि मलेरिया के रोगाणु वाहक अर्थात मादा एनाफिलीज मच्छर मलेरिया स्पोरोजोइट को परपोसी में पहुंचाती है और यकृत यानी लीवर में गुणा करती है और एनाफिलीज की लार ग्रंथियों में चली जाती है। तो पहला गलत है। डेंगू बुखार होता है एंडीज एजिप्टी मच्छरों के कारण, ना कि नर एनोफिलीज के काटने से। 19 हो गए। 20वां प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव कीजिए। सूची 1 में है निक्षेपण, वाष्पीकरण, संघनन, संलयन या पिघलना, और चौथा है संघनन यानी कंडेंसेशन। देखिए निक्षेपण क्या होता है? निक्षेपण है एक गैस को ठोस में बदलने की प्रक्रिया निक्षेपण है। वाष्पीकरण क्या है? जिसमें एक द्रव गैस में बदल जाता है। संलयन क्या है? पिघलना में है एक गैस जो द्रव में बदल जाती है। और संघनन हो गया एक ठोस के द्रव में बदलने की प्रक्रिया। तो ए का हो गया 2 और बी का हो गया 1। ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का हो गया 3। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, निक्षेपण एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें गैस को ठोस में बदला जाता है। वाष्पीकरण में एक द्रव गैस में बदल जाती है। संलयन या पिघलने में एक ठोस द्रव में बदल जाता है। और संघनन में यानी कंडेंसेशन बोलते हैं इसको, एक गैस को द्रव में बदलने की प्रक्रिया है। सभी याद रखिएगा, सभी इंपॉर्टेंट है। तो 20 प्रश्न थे जीएस के इंपॉर्टेंट, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा 1 से 2 बार। फुल टेस्ट सीरीज से जोड़ सकते हो। नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। यूपीआई पे भी यही नंबर है। बाकी सब्सक्राइब रखना सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को। 149 में है फुल टेस्ट सीरीज। धन्यवाद।